विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवम के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के चौथे व अंतिम भाग को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि किस प्रकार से लुई सोल्वे की जो अन्यायपूर्ण नीतियाँ है वो फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देती है। उसके पश्चात फ्रांस में विभिन्न क्लब है, उनके द्वारा नेतृत्व होता है, जिसमें एक क्लब जो जैकोबिन क्लब के नाम से जाना जाता था, जिसका नेता रोबेस्पियर था, उसके काल को आतंक राज के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात फ्रांस में डायरेक्टरी शासन संचालित होता है और कुछ महिला दलों के द्वारा भी इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। आगे हम जानेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्रांस है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत अवस्थित है और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। अतः इन राष्ट्रों को अपने कच्चे माल को खपाने के लिए बाजारों की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने अफ्रीका और कुछ अन्य जो महाद्वीप थे उनकी तरफ देखना शुरू किया और वहाँ के जो पिछड़े लोग थे उनको दासों के रूप में उपयोग में लेना शुरू कर दिया। जैसे हम सब जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप विभिन्न दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ थी, उनके लोग जो बहुत ही शक्तिशाली होते थे, जिसमें हबशी है, निग्रो है, बुशमैन है, इस प्रकार के कुछ जो लोग थे उनको दासों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो फ्रांस के अंदर कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो जातियाँ थी, जनजातियाँ थी, उनके दासों को प्रयोग में लिया जाता था। जैसे कुछ कैरिबियाई उपनिवेश थे, जिसमें मार्टिनिक, ग्वाडेलूप, सैन डोमिंगो, जो तंबाकू, नील, चीनी व कॉफ़ी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे और अपरिचित एक दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। अर्थात यूरोपीय लोग बहुत दूर जाना नहीं चाहते थे और उनको काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए थे। और ये कुछ जो उपनिवेश थे, उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, हमने पिछली कक्षा में जाना था कि कुछ शक्तिशाली राष्ट्र कमज़ोर राष्ट्रों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने अधीन कर लेते हैं। वो शक्तिशाली राष्ट्रों के उपनिवेश कहलाते हैं। तो यूरोपीय लोग जाना नहीं चाहते थे और उनको कार्य के लिए मजदूर भी चाहिए थे और कच्चे माल को खपाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय व्यापार हुआ, जिसको दास व्यापार से जाना जाता है। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह यानी जहाँ से समुद्री मार्ग माल चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है और विदेशों के साथ में व्यापारिक संबंध किया जाता है, कि स्थानीय सरदारों से दास खरीदे थे। दासों को दाग कर, हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस लिया जाता था। उनको अलग अलग बागान मालिकों को बेच दिया जाता था और इसी के आधार पे यूरोपीय बाज़ारों में चीनी है, कॉफ़ी है, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव होता था। और बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाहों के कारण ही दास प्रथा या दास व्यापार समृद्ध हो रहा था। 18वीं सदी के फ्रांस में तो दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई, लेकिन नेशनल असेंबली में बहस के बाद धीरे धीरे दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाना शुरू हुआ और फ्रांस के अंदर दासों के लिए सन 1794 में एक दास मुक्ति कानून का भी पारित किया गया था। लेकिन जो ये कानून था वो ज़्यादा सफल नहीं हो सका। लेकिन 1848 में एक कानून पारित हुआ और फ्रांस को या कैरिबियन जो उपनिवेश थे उनके दासों को इस प्रकार की दास प्रथा से मुक्ति मिल गई। तो निग्रो शब्द है, ये भी एक दासों में ही आता था, जो गुलामी का प्रतीक था। सारा रेगिस्तान जो अफ्रीका के अंतर्गत है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको निग्रो कहा जाता था। लेकिन ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है, वर्तमान में इसका प्रयोग
नहीं किया जाता। यहाँ पे एक चित्र दिया है जिसमें यूरोपीय लोग दासों को असभ्य समझते थे। यहाँ पे एक यूरोपियन महिला द्वारा दासों को सभ्य बनाने की कोशिश की जा रही है और उनको विभिन्न प्रकार से कोट या वस्त्र पहनाकर सभ्य बनाने का तरीका समझाया जा रहा है। इस चित्र के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि यूरोपीय लोग दासों को कमज़ोर समझते थे और उनके साथ में अत्याचार करते थे। आगे हम पढ़ेंगे, क्रांति ने दासों को 1848 में पूर्ण रूप से मुक्ति दिला दी और क्रांति के द्वारा लोगों की रोजाना की ज़िंदगी में कौन कौन से परिवर्तन आए। तो क्रांति परिवर्तन की ही देन होती है, परिवर्तन से ही क्रांति होती है और क्रांति से ही परिवर्तन होता है। 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कुछ कानून भी बनाए जिसको आदर्शों को रोजाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास भी किया गया। बास्तिल का विध्वंस हुआ, उसके बाद में सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण कानून था और विभिन्न प्रकार की जो सामग्री थी, जो लिखित होती थी, सांस्कृतिक होती थी, जिसको पहले प्रकाशित करने के लिए राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद में ही उसको प्रकाशित किया जा सकता था, लेकिन उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के जो विचार थे उनको स्वतंत्रता रूप से हम प्रकाशित कर सकते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आई, जिसके द्वारा लोगों के अंदर जागरूकता फैली। विभिन्न प्रकार के नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता, न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और जुड़ने का लोकप्रिय तरीका भी था। तो इस प्रकार से लोगों की रोजाना की जिंदगी में भी परिवर्तन हुआ। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में अज्ञात चित्रकार ने ये चित्र बनाया है जिसमें देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता है। इस चित्र के माध्यम से हम जान सकते हैं कि इस चित्र में जो भी घटनाएं हैं उनको व्यवहार में किस प्रकार से लाए, अर्थात न्याय के विचार को व्यवहार में लाना इस चित्र के माध्यम से हम सबको समझाया गया है। अर्थात जो विचार आते हैं उनको व्यवहार में भी लाना। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा लोगों के जीवन में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी और अब धीरे धीरे कानूनों में भी बदलाव आने लगा। फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत एक महान व्यक्तित्व का उद्भव होता है, जो यहाँ चित्र देख सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। 1769 में अजासियो फ्रांस के अंदर जन्म होता है और धीरे धीरे ये विभिन्न प्रकार के जो दबाव है उनको झेलते हुए फ्रांस का सम्राट बन जाता है। फ्रांस के अंदर इसके द्वारा भी कई सारे सुधार किए जाते हैं और नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत अपने आप को मानता था। बहुत सारे लोगों के द्वारा नेपोलियन को सम्राट मानना और 99% लोगों ने इसको सम्राट मान लिया था, अर्थात नेपोलियन उनको मुक्तिदाता लगता था। लोगों को उम्मीद थी कि ये कुछ न कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा, लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन भी लोगों को खटकने लगा। मित्र राष्ट्रों के बीच में युद्ध में नेपोलियन की 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार हो जाती है और उसको सेंट हेलेना द्वीप भेजा जाता है, जहाँ 6 वर्ष यातनापूर्ण जीवन बिताने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि उसको सोन नदी के तट पर फ्रांस की जनता के बीच में दफनाया जाए, ताकि जो लोग उसको प्यार करते थे उनके बीच में वो रह सके। तो इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म भी होता है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल बाहरी यूरोप में भी फैले और सामंती व्यवस्था का धीरे धीरे नाश हुआ। तो इस प्रकार से जान सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। कई सारे जो
टीपू सुल्तान है, राजा राम मोहन राय, उनके जो विचार थे वो भी फ्रांस के उपजे ही विचार थे और जिसका भारत के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। इसके पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला और दूसरा प्रश्न हमने आगे कर लिया था। आगे के गृह कार्य के लिए आपको तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा करने हैं। एक बार इनको अपनी नोटबुक में नोट कर ले। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाए जो आज हम मिले हुए और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे और नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? ये प्रश्न आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।